अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम आज के अखबार के साथ मैं हूं रज़ा अब्बास और हमेशा की तरह कुछ अहम मौज़ूआत के ऊपर आज के भी इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो आज के जो मौज़ूआत हैं उनके हवाले से ख़बरें तो गर्दिश यही कर रही हैं और आज के अखबार की जो सुर्खी है वो भी यही कहती है कि टीटीपी मुज़ाकरात के हवाले से जो मामला ज़ेर बहस आया है तमाम पूरी कौमी सतह के ऊपर हमने देखा कि पार्लिमानी कमेटी के तहत कौमी सलामती कमेटी का इजलास भी होता है जिसके अंदर तमाम अपोजिशन जो जमातें हैं उनके कायदीन हमें वहाँ पर नज़र आते हैं, उनके रहनुमा हमें वहाँ नज़र आते हैं, हुकूमती नुमाइंदगी हमें वहाँ नज़र आती है माँ सिवाय वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान के। अस्करी क़यादत जो है वो ब्रीफ़ करती है तमाम अमूर के ऊपर, तमाम सूरत हाल के ऊपर, जिसके बाद वफाकी वज़ीर इत्तलाफ़ अब्बास चौधरी ये स्टेटमेंट देते हैं कि टीटीपी के साथ जो है वो मुज़ाकरात हो रहे हैं और सीज़ फायर के ऊपर दोनों फ़रीक़ैन ने रज़ामंदी ज़ाहिर की है और इस हवाले से तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो है उनका मौक़िफ़ भी ज़राए के मुताबिक यही चलाया जा रहा है कि वो भी इन तमाम तर चीज़ों की तायद कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि 1 महीने के लिए ये फ़रीक़ैन के माबैन जो है सीज़ फायर वाला जो मुआहिदा है उसकी शिक के ऊपर अमल किया जाएगा और दीगर अमूर के ऊपर भी जो नुकात रियासत पाकिस्तान के साथ तय हुए हैं उनके ऊपर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाएगा। बहरहाल देखेंगे, जायज़ा लेंगे, अपने मेहमान से पूछेंगे कि इस तरह की जो नज़रियाती जो तंजीमें जो ख़ुद को जिहादी कहते हैं, जो ख़ुद को इस्लामी कहती हैं, वो किस तरह कौमी धारे के अंदर शामिल हो सकती हैं। अपोजिशन ने तमाम अमूर के ऊपर एहतजाज भी किया है, बयानात भी हमारे सामने आए हैं। बिलावल भुट्टो कहते हैं कि हम कैसे ऐसी एक तंजीम को कौमी धारे में शामिल करने की बातें कर रहे हैं, कैसे उसके साथ मुज़ाकरात की बातें कर रहे हैं कि जिसने हमारी कौमी क़यादत को, APS में बच्चों को और फ़ौजी जवानों को शहीद किया है, सियासी शख्सियात को शहीद किया है। हम कैसे जो है वो इनके साथ बैठ सकते हैं मुज़ाकरात के लिए। बिलावल भुट्टो ने इस हवाले से सदर पाकिस्तान और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को भी ख़ासी तनकीद का निशाना बनाया है और नून लीग का भी यही कुछ ऐसा मौक़िफ़ है। बहरहाल अगर TLP की अगर बात की जाए तो TLP के हवाले से शहबाज शरीफ ये कहते हुए हमें नज़र आते हैं कि हम मुशावरत से, यानी अपनी जो जमात है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, वो बैठेगी, मुशावरत करेगी और उसके बाद का जो लाहे-अमल है उसको बताएगी। बहरहाल शहबाज शरीफ ने TLP के साथ जो मुआहिदा हुआ है उसको पार्लिमान में लाने का मुतालबा किया है। इसके साथ साथ हमने ये देखा कि इस अहम इजलास के बाद बिलावल भुट्टो और शहबाज शरीफ साहब के माबैन मुलाकात भी होती है, मुश्तरका हिकमत अमली बनाने पर गौर किया जाता है, महंगाई के हवाले से तहरीक चलाने का ऐलान किया जाता है, पार्लियामेंट में और बाहर सड़कों में हुकूमत को टफ टाइम देने की बात की जाती है, हुकूमत के गवर्नेंस के हवाले से आवाम की हिमायत हासिल करने की बातें की जा रही हैं और इन तमाम अमूर के ऊपर हम बात करेंगे। और उसके साथ साथ आज एक और अहम दिन भी है, आज 9 नवंबर है, आज योम इकबाल, वलादत योम इकबाल है और इस हवाले से हमने ये देखा है कि अल्लामा इकबाल जैसी शख्सियत, मुफ़क्किर पाकिस्तान और हकीम उल उम्मत जैसी शख्सियत ये सदियों में ऐसे पैदा हुआ करती हैं। तारीख़ बशरियत में हमने ये देखा है कि ऐसी गिनी चुनी शख्सियात हैं कि जो अपने फ़हम व फ़रासत से, जिनको ये आगाही होती है, जिनको ये बसीरत होती है, जो ये सोच रखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या हो सकता है, अल्लामा इकबाल अल्लाह ताला की तरफ से बरसग़ीर में हमें ऐसी जो शख्सियत हैं वो अता हुई हैं। इन तमाम अमूर के ऊपर और बिलख़ुसूस अल्लामा इकबाल की शख्सियत के ऊपर हम बात करेंगे, उनकी तालीमात के ऊपर हम बात करेंगे। सबसे पहले हमारा प्रोग्राम का जो मौजू होगा वो भी यही होगा, हमें इन तमाम अमूर के ऊपर हम बात करेंगे। हमें वीडियो लिंक के ऊपर ज्वाइन किया है वक़ास अब्रेज़ एडवोकेट ने, माहिर क़ानून है, इनके साथ तमाम जो सूरत हाल है वो डिस्कस करेंगे। वक़ास साहब, सबसे पहले आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। वक़ास साहब, शुक्रिया के साथ ही पहला सवाल मैं आपसे यही करना चाहूँगा, आज के दिन के हवाले से 9 नवंबर है और अल्लामा इकबाल की जो योम विलादत है वो जोश व खरोश से आज पूरे पाकिस्तान में मनाया भी जाएगा। दिन तो मना लिया जाता है मगर ये दिन ऐसा नहीं आपको लगता है कि ये जो ऐसे जो दिन होते हैं, ऐसे जो आयाम होते हैं, ये तजदीद अहद के दिन होते हैं इन शख्सियात के साथ कि जो इनकी जो तालीमात हैं उनके साथ हम अहद करें और उनकी तालीमात को फिर ले कर चलें, फ़कत बयानात तक नहीं बल्कि अमली तौर पर भी हम इनको ले कर चलें। जी जी, सबसे पहले तो मैं पूरी कौम को इकबाल का यौम पैदाइश मुबारक कहना चाहूँगा और सेकंडली चूँकि मेरा ताल्लुक भी सियालकोट से है, हम्म। तो मैं ये समझता हूँ कि सबसे पहले मैं अपने टूटे-फूटे अल्फाज़ में उनको राज़ी तस्लीम पेश करना चाहूँगा। चूँकि इकबाल तो किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं, चाहे वो बरसगीर की बात की जाए, वो पाकिस्तान की बात की जाए या जितने भी इस्लामी ममालिक की बात की जाए। इकबाल ने जहाँ पे जो आपने इनकी पैगाम की बात की, इनकी तलीमात की बात की, तो मैं ये समझता हूँ कि इकबाल ने जहाँ पे कहीं खुदी को रूहे कलाम बनाया, कहीं उम्मत मरहूम को आज़ादी का पैगाम सुनाया। आप फ़कीरी नहीं, आप अमीरी नहीं, आप फ़कीरी चाहते थे, आप वज़ीरी नहीं, ज़ौक़-ए-शबीरी चाहते थे।
आपने दर्द को दवा, बादिल को रिदा, ससर को सबा, ज़ुल्मत को ज़िया का पहरन अता किया। आपने तसव्वुर को तस्वीर, ख्वाब को तबीर, शिकस्त हुर्दा को नसीर और बंदगान असीर को आलमगीर बना दिया। आपकी तालीमात, आपकी शायरी ने बरसगिर के मुसलमानों के तने बिस्मिल में आज़ादी की वो रूह फूँकी, वो जज़्बा परवान चढ़ाया कि फिर हज़ार तूफ़ान भी आए, हज़ार आँधियाँ भी आई, हज़ार बिजलियाँ भी गिरी, लेकिन मुसलमानों के जज़्बों की किरणों को मदद ना कर सके। महकूम कौम, गुलामी की चक्की में पिसने वाली और गुलामी को अपना मुकद्दर समझने वाली कौम, हिंदू और अंग्रेज़ों के सामने सीना सुपर करके ये नारा लगाती हुई नज़र आती कि हक है हमारा आज़ादी, हम लेके रहेंगे आज़ादी, तू कैसे ना देगा आज़ादी, तेरा बाप भी देगा आज़ादी। देखिए, मैं समझता हूँ जो आपने तलीमात की बात की, स्पेशली जो हम्म। मैसेज की बात की, जो पैगाम की बात की, कि जो इकबाल की शायरी के अंदर जिसकी अक्कासी, गुमाज़ी और तर्जुमानी नज़र आती है, वो यही कि उसके अंदर एक खुदी का पैगाम, एक अम्ल फ़हम का, एक यकीन महकम का, और यही वो तमाम चीज़ें हैं जो आज पाकिस्तान के अंदर हमारे नौजवान को करनी है। इकबाल की तलीमात, इकबाल का फ़िक्र, आपकी सोच, आपका नज़रिया, आपके ख़यालात, आपके अफ़कार को अपनाने की ज़रूरत है। और जो पाकिस्तान का एक तसव्वुर आपने पेश किया था, ऐसी इस्लामी रियासत, इस्लामी ममलकत खुदादाद, एक ऐसी तजुर्बागाह जहाँ पे हम इस्लाम के असूलों को अपना सकें, तो मैं ये समझता हूँ कि आज सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट और सिग्निफिकेंट चीज़ है, वो ये कि इकबाल की तलीमात और आपके नज़रियात को पाकिस्तान के अंदर राइज़ किया जाए, सिर्फ़ यौम इकबाल मनाने की हद तक नहीं, और इस तरह के इवेंट्स पे इकबाल की फ़िक्र को परवान चढ़ाना ही मकसद है, बल्कि अमली तौर पे प्रैक्टिकली और प्रैग्मैटिकली जब तक हम इस पे अमल दरामद नहीं करेंगे, और स्पेशली नौजवानों को आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से आपके स्टार्ट में ये पैगाम देना चाहूँगा कि इकबाल नौजवानों में शहीन से तशबीह देते थे नौजवानों को। वो कहते थे कि नौजवानों के अंदर भी शहीन की खूबियाँ, हसलतें और ख़ुसूसियत होनी चाहिए, चूँकि शहीन एक बुलंद परवाज़ परिंदा है, जिसकी नज़र तेज़ है, जो कसरे शाही की गुंबद पे बसेरा नहीं करता, बल्कि पहाड़ों की चट्टानों पे गुज़र-बसर करता है, जो मर्दार हम्म। गोश्त नहीं खाता, किसी का शिकार किया हुआ नहीं सही। खाता, बल्कि अपने कुव्वत बाज़ू पे भरोसा रखता, रुचि उड़ान भरता है। मैं ये समझता हूँ कि अगर आज भी पाकिस्तान के नौजवानों के अंदर ये खुददारी आए, ये खुदी आए, ये शहीन की हसलतें, खूबियाँ और ये खसूसियात जो है वो सरायत कर जाएँ, तो अल्लाह के फ़ज़ल व करम से पाकिस्तान का जो मुस्तकबिल है वो बड़ा दरहशंदा है, वो बड़ा ताबनाक है, और इंशाअल्लाह पाक वो दिन दूर नहीं कि जब पाकिस्तान पूरी दुनिया के, पूरी अक़वाम के अंदर अपना लोहा मनवाएगा। बिल्कुल, ये जो तमाम तर जो बातें आपने की हैं, जो नुकात जो आपने सामने रखे हैं, ये तमाम तर चीज़ें आपको नहीं लगता कि मुंसलिक हैं, पैवस्त हैं अल्लामा इकबाल की उन कलमात के साथ, उनकी तालीमात के साथ? मगर हमने ये देखा है और ये तारीख़ भी एक रही है कि अगर जिस किताब को पढ़ाने वाला उसका मुअल्लिम चला जाए तो फिर उसकी जो तालीमात है उसमें तहरीफ़ कर दी जाती है। अब हमारी बदकिस्मती ये है कि हम अल्लामा इकबाल को ओन तो करते हैं, बड़ा दावा भी करते हैं, उनसे मोहब्बत का इज़हार भी करते हैं, अक़ीदत भी दिखाते हैं, करनी भी चाहिए, मगर उनकी जो तालीमात हैं हर कोई अपने-अपने एक नज़रिए से लेकर चला गया है। जो अल्लामा इकबाल की जो हकीकी मानों में जो तालीमात है, उनका जो नज़रिया आज़ादी है, उनका जो नज़रिया खुदी है, वो कुछ अलग है, हमने कुछ अलग कर दिया। आपको नहीं लगता कि तालीमात इकबाल में तहरीफ़ कर दी गई है? बिल्कुल, आपने दुरुस्त बात की। यू हैव एब्सोल्यूटली हिट द नेल ऑन द हेड। आई एग्री विद यू। चूँकि जब भी कोई शख्स चला जाता है तो बज़ाहिर वो इवेंट्स, वो तमाम तकारीब या सेरेमनी जो ऑर्गेनाइज़ की जाती है, जो उनको ट्रिब्यूट पेश करने के लिए, उसमें तो हम बड़े बुलंद-ओ-बांग या बुलंद-अरफ़ा दावे भी करते हैं कि उनकी तालीमात को हम फ़ॉलो करते हैं। लेकिन जो आपने बात की कि हमने वो तालीमात को फ़रामोश कर दिया है, वो तालीमात जो कि पाकिस्तान को अपलिफ्ट कर सकती थी, जो मुस्लिम उम्मा को अपलिफ्ट कर सकती थी, एडिफ़ाई कर सकती थी, वो हमने पस्त-ए-पुश्त डाल दिया, उनको बलाए ताक रखते हुए हम सोसाइटी के अंदर आगे बढ़ रहे हैं। यही वजह है कि आज जो इकबाल ने कहा था कि वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, तुम हार हुए तारीक़-ए-क़ुरान होकर। तो चाहे वो इस्लामी एस्पेक्ट हो, चाहे वो रूहानी एस्पेक्ट हो, चाहे इकबाल की जो हुँ। स्पिरिचुअल थॉट्स हों, या पाकिस्तान के हवाले से जो फ़िक्र था, जो नज़रिया था, मैं ये समझता हूँ कि हम इस वक़्त कोलैप्स कर रहे हैं। हम वी आर सफरिंग फ्रॉम वेरी डोलफुल एंड ड्रेडफुल सिचुएशन। जो इकबाल का नज़रिया था प्रैक्टिकली और प्रैग्मैटिकली, वो हम पाकिस्तान में उसको एनफोर्स नहीं कर सके। हाँ, लेकिन जो ज़रूरत इस अमर की है कि हम जितना ज़्यादा इकबाल का नज़रिया, आपकी सोच, आपकी फ़िक्र को पाकिस्तान के अंदर परवान चढ़ा सके, नई नस्ल को, नई कौम को, हमारी जो यूथ है, उस तक इस मैसेज को प्रिवेल कर सके, दिस वुड बी अ वेरी हैप्पी मोमेंट फॉर द रेस्ट ऑफ द जनरेशन इन पाकिस्तान। सही हो गया। वकास, बढ़ते हैं अपने जो दूसरा जो मौज़ू है उस हवाले से हम बात करेंगे।
हमने ये देखा कि कल एक अहम इजलास होता है जिसमें अपोजिशन और हुकूमती वज़रा की जो नुमाइंदगी हमें नज़र आती है, मीडिया में भी यही ख़बर ज़ेर गर्दिश रहती है, ज़ेर बहस भी रहती है। इस हवाले से हमने ये देखा कि जो सबसे अहम जो नुकता वो हाईलाइट ज़्यादा हुआ, जो अखबारों की भी ज़ीनत बना है, उसकी जो सुर्खियाँ हैं, वो अल्फाज जो टीटीपी के साथ जो मुज़ाकरात चल रहे हैं रियासत पाकिस्तान के, उस हवाले से आप इन तमाम अमूर को कैसे देखते हैं कि टीटीपी और पाकिस्तान के दरमियान फवाद चौधरी साहब ने यह स्टेटमेंट कल दी है कि ये तय पाया है कि सीज़ फायर जो है वो दोनों फ़रीक़ैन इस मुआहदे की पासदारी करेंगे, और जो दीगर जो नुकात हैं चाहे वो दूसरे फ़रीक़ की जानिब से जो दिए गए हैं या रियासत पाकिस्तान उनके सामने रखेगी, आगे लेके चलेंगे। लेकिन पहला स्टेप ये है कि सीज़ फायर मुआहदा, आप इन इक़दामात को कैसे देखते हैं? देखिए, ऐसा मैं समझता हूँ कि मौजूदा दौर तो कभी भी जंगों का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। पहली हुँ, जंग अज़ीम और दूसरी जंग अज़ीम की तबाहकारियों, ज़ालाबारियों के बाद दुनिया ये जान चुकी है, समझ चुकी है कि जंगें कभी भी किसी मसले का हल नहीं रहीं। हुँ, चूँकि आपने देखा कि जिस तरह दूसरी जंग अज़ीम के बाद नस्ल-कुशी हुई और कई-कई साल वहाँ पे नस्लें परवान नहीं चढ़ पाई, और उसके बाद इंटरनेशनल लॉ ने जन्म लिया, यूएनओ ने जन्म लिया, ताकि नेगोशिएशन से, कंसीलिएशन से, आर्बिट्रेशन से और थर्ड पार्टी इंटरवेंशन से मामलात को हल किया जा सके, इनका कोई हल ढूँढा जा सके। और जहाँ तक प्राइम मिनिस्टर की नज़रिए की बात है, फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे टू ऑनवर्ड उनका यही नज़रिया था या यही सोच थी कि हम किसी न किसी तरीके से मुज़ाकरात की टेबल पे बैठ के कुछ ले-दे के या कुछ उनकी मान लें, कुछ अपनी बता दें या अपनी मनवा लें, इसी तरीके से इस मसले का हल ढूँढ सकें। चूँकि जो टीटीपी की जो आपने बात की, पाकिस्तान के अंदर बड़ा ब्लड बॉथ और ब्लड शेड पाकिस्तान को फेस करना पड़ा है। हमारे बच्चों को शहीद कर दिया गया, उस्ताज़ा को शहीद कर दिया गया। पाक आर्मी की बड़ी ग्रां-कदर खिदमात हैं, शहादतें हैं। पाकिस्तान को दरहशंदा रखने के लिए उन्होंने अपना खून दिया। तो यही वो जंग थी जो पाकिस्तान ने टीटीपी के साथ लड़ी। लेकिन मैंने जिस तरह आपके साथ ज़िक्र किया कि मौजूदा दौर, चूँकि पहली जंग-ए-ज़ीम का भी हवाला, दूसरी का, फिर उसके बाद जो न्यूक्लियर वॉर है या चूँकि न्यूक्लियर वेपन्स के साथ लड़ी जाती है, मैं ये समझता हूँ कि दिस वुड बी अ वेरी डिफिकल्ट टाइम फॉर पाकिस्तान, कि अगर पाकिस्तान फिर एक नई जंग के अंदर अपने आप को प्लंज करता है, पाकिस्तान इसमें हिस्सा लेता है, या चूँकि ऑल्दो कि हमारी जो इस वक़्त बड़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आती है अगेंस्ट टीटीपी, लेकिन मैं ये समझता हूँ बतौर स्टूडेंट ऑफ लॉ, बतौर स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स, कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट अगर टीटीपी के अगेंस्ट भी अपनी एक बड़ी अग्रेसिव पॉलिसी को इन्फोर्स करती है, तो अल्टीमेट इसका जो नुकसान है, जो इसका लॉस है, दैट विल बी सफर्ड बाय द गवर्नमेंट, दैट विल बी हुँ। सफर्ड बाय द मैसेज। चूँकि पाकिस्तान इस हवाले से बहुत एक लंबी तवील जंग भी लड़ी है, जिसमें हमारे बच्चों की भी शहादतें हुई हैं और पूरे पाकिस्तानी कौम की शहादत हुई। लेकिन दूसरा जो इसका एस्पेक्ट है, चूँकि हमारा बतौर मुसलमान भी यही ईमान है और बतौर लीगली स्पीकिंग, कॉन्स्टिट्यूशनली स्पीकिंग, कि हम हमेशा ये बात करते हैं कि अगर किसी भी सिटीज़न की या किसी भी मैसेज में से किसी शख्स की जान ली जाती है, तो उसका किसास लेना वो रियासत की बुनियादी ज़िम्मेदारी है। चूँकि रियासत इज़्ज़त, आबरू, माल-जान के हुँ। तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन है, और अगर किसी का कोई खून बहाया जाता है, तो रियासत पे ये इनकम्बेंट लायबिलिटी है कि वो उसके खून बहा का बदला ले, उसका किसास ले। चाहे वो टीटीपी हो, चाहे दुनिया की कोई ऑर्गनाइज़ेशन हो, कोई तहरीक हो, कोई शख्स हो। तो लेकिन इतने जो बिलावल भुट्टो का भी बयान आया, उसके अच्छा अलावा वकास, जो इससे पहले शमाल कि हम पेशाब की आगे बढ़ जाएँ, मैं आपसे इसी नुक्ते के हवाले से मज़ीद इसको आपसे ये जानना चाहूँगा कि हम जब किसी फ़रीक के साथ बैठते हैं बात करने के लिए या किसी भी चीज़ का मुताला करने के लिए, तो माज़ी हमें याद रखना पड़ता है कि माज़ी को देख के ही हमें जो दीगर जो तहकीक है या जो बात है उसको आगे बढ़ाना होता है। माज़ी का तजर्बा टीटीपी के साथ हमारा काफ़ी तल्ख़ रहा है। ये कोई पहली बार मुज़ाकरात नहीं हो रहे। मुमकिन है कि आखिरी बार हो, और अल्लाह करे ऐसा हो कि अमन हो। सभी चाहते हैं कि मुल्क पाकिस्तान में अमन हो, अमन का गहवारा बने ये मुल्क। लेकिन माज़ी के तल्ख़ हक़ाइक़ हैं कि ऐसे मुआहदे किए गए हैं जो कभी ना पार्लिमान के सामने लाए गए, जो ना आवाम के सामने लाए गए, फिर उनकी हकीकत क्या हुई, उसके जो नताइज क्या निकले वो भी हमारे सामने हैं। अपोजिशन अभी भी ये मुतालबा कर रही है कि आपने किन नुकात के ऊपर मुआहदा किया है, क्या चीज़ें हैं। इजलास के अंदर ऐसी कोई बात नहीं हुई, फ़कत ये बताया गया है कि रियासत पाकिस्तान ने बाज़ाब्ता तौर पर जो है वो मुज़ाकरात का ऐलान कर दिया है और चल भी रहे हैं, और अफ़गान जो है अमारात इस्लामी अफ़गान तालिबान है वो इसमें सालिस का किरदार अदा कर रहे हैं। आपको नहीं लगता कि माज़ी की तरह कहीं इस बार भी हमारे साथ फिर वैसा ना हो जाए कि कमिटमेंट करके फिर हमारे जो लोग हैं उन्हें मारा जाए? देखिए, ऐसे ना बिल्कुल दुरुस्त बात की। मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह आपने पहले भी इंट्रो में भी ये बात की,
मैं बतौर स्टूडेंट ऑफ लॉ ये चीज़ें देखता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर साहब को, जब ये प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, अपोजिशन में थे, उस वक्त भी ये बड़े बुलंदो-बांग दावे करते थे कि जब मैं इक़्तिदार में आऊँगा तो इस कौम के मुकद्दर तकदीर के फैसले पार्लियामान के अंदर किए जाएँगे। हम्म, पार्लियामेंट एक मुकद्दस इस कौम की दरसगाह है, वहाँ पे हम सारी चीज़ें डिस्कस किया करेंगे। नेगोशिएशन के बाद, कंसिलिएशन के बाद और एक ओपन हाउस डिबेट के बाद इस तरह के जो नेशनल इश्यूज़ हैं, उनके ऊपर हम बात करेंगे। बट दिस हम्म, इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, जो गुज़िश्ता रोज़ का इजलास था उसके अंदर प्राइम मिनिस्टर ने पार्टिसिपेट करना ही ज़रूरी या मौज़ू नहीं समझा, चूँकि ये इतना ज़्यादा एक इंटेग्रल और पार्टिनेंट इश्यू है कि जिस पे कौम को इत्मीनान में लेने की ज़रूरत है, जिसमें हिज़्ब-ए-इख्तिलाफ़ की तमाम तर पार्टीज़ को इत्मीनान और इत्तेक़ाद में लेने की ज़रूरत है। चूँकि हमारे आइन का आर्टिकल 19 ए भी है जो राइट टू इन्फॉर्मेशन की बात करता है, व्हिच इज़ अ फंडामेंटल राइट टू ऑल द सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान, के पाकिस्तान के तमाम शहरियों को आप शऊर दें, उनको इन्फॉर्मेशन दें, उनको बताएँ कि आपके नेशनल स्टेक्स और नेशनल इश्यूज़ के बारे में आपके पार्लियामेंट के अंदर क्या गौर-व-होश की गई, क्या डिबेट की गई और उसका क्या नतीजा निकला इसका गया, क्या कि नतीजा मंतकी निकला? एतबार विकास, से। यहीं से गुफ्तगू का आगाज़ भी करेंगे, मगर यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद नाज़रीन प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहेंगे और हम बात कर रहे थे कि कल एक अहम इजलास हुआ है कौमी सलामती के हवाले से, जिसमें ये चीज़ें सामने आई हैं कि TTP के हवाले से मुज़ाकरात चल रहे हैं। रियासत पाकिस्तान के वक़ास अब्रेज़ एडवोकेट हमारे साथ वीडियो लिंक के ऊपर मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जो गुफ्तगू का सिलसिला है वो जारी रखेंगे। वक़ास, मुझे यहाँ पर ये बताइएगा कि बाज़ ऐसे अनासर भी हैं जो इन तमाम चीज़ों के ऊपर तनकीद करते हुए भी हमें नज़र आते हैं। रियासत पाकिस्तान का एक बिल्कुल वाज़ेह डायरेक्शन है, वाज़ेह समत है कि मुल्क पाकिस्तान के अंदर जो अमन है उसको कायम होना चाहिए। हमारी जो अस्करी क़यादत है वो इस बात के ऊपर कायम है और इत्तफ़ाक़ है उसका। बहरहाल लेकिन कुछ अनासर ऐसे हैं जो इल्ज़ाम तराशी का जो सिलसिला है वो जारी रखते हैं। रियासत पाकिस्तान का ये मौक़िफ़ दुरुस्त नहीं है कि अगर TTP के साथ नहीं बैठा गया या उन्हें किसी न किसी पॉइंट के ऊपर ना लाया गया, इत्तफ़ाक़ ना किया गया, उनके जो जायज़ मुतालबात हैं अगर उनको भी मान लिया जाए और बहुत सारी जो अपनी जो चीज़ें हैं उन्हें मनवा लिया जाए, कौमी धारे में शामिल कर लिया जाए, तो ऐसे में जो एक जंग है, जो खाना जंगी वाली सूरत हाल है, वो हमारे मुल्क में नहीं होगी। ना हमारा मुल्क ऐसी चीज़ों का दोबारा से मुतहम्मिल हो सकता है। अगर हमने ऐसा ना किया तो ये TTP बैद नहीं है कि दाइश के साथ मिल जाएगी और फिर हमारे मुल्क में वही जो सारी जो चीज़ें हैं जो पहले से चलती आ रही थी खाना जंगी की सूरत में या दहशतगर्दी जो वारदातें होती रही हैं, वो एक बार फिर से फ़ज़ा चल पड़ेगी। जी। रज़ा, इस मुल्क के अंदर एक पीएम से प्राइम मिनिस्टर तक हर शख्स की ये ख्वाहिश है कि पाकिस्तान के अंदर पीस एंड प्रॉस्पेरिटी वो परवेल करे, चाहे वो हिज़्ब इख्तिलाफ की पार्टीज हों, चाहे वो अस्करी क़यादत हो या किसी भी शख्स का किसी भी जमात के साथ ताल्लुक हो। बट दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि हम नेशनल इश्यूज़ के ऊपर भी हम एक बतौर स्टेट्समैन अपना किरदार अदा करने या स्टेटमैन के तौर पे हम इसको तनकीद करना शायद अपना फ़र्ज़ समझते हैं। और हिज़्ब इख्तिलाफ की जितनी भी पार्टीज़ हैं, मैं ये समझता हूँ कि हमारे जितने नेशनल इश्यूज़ हैं, इसके ऊपर तमाम तर हमारे स्टेक होल्डर, तमाम तर पॉलिटिकल पार्टीज़, दे मस्ट बी ऑन बोर्ड और उनको पाकिस्तान की फलाह बहबूद के लिए, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी के नैरेटिव और प्रोस्पेक्टिव को बिल्ड करने के लिए, इस्टेब्लिश करने की बात करनी चाहिए, बजाय इसके कि बात का बतंगड़ बनाए, राय का पहाड़ बनाए या तनकीद बनाए, तनकीद की पॉलिसी को ऑप्ट करते हुए गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करें। आप देखिए कि गवर्नमेंट कौन-सी इश्यूज़ के ऊपर बात कर रही है और क्या वो इश्यूज़ जो है वो पाकिस्तान की रियासत के मफादात के मुताबिक हैं या नहीं? दी आंसर इज़ येस, चूँकि ये TTP जो आपने भी बात की इंट्रो में भी और बाद में भी, मैं ये समझता हूँ कि ये तमाम तर चीज़ें पाकिस्तान के मफाद के साथ डायरेक्टली इंटरलिंक्ड हैं। जब तक आप TTP के मुतालिबात नहीं सुनते, उनकी कुछ नहीं मानते, कुछ अपनी नहीं मनवाते, नेगोशिएशन के थ्रू मसले का हल नहीं ढूँढते, पाकिस्तान को मज़ीद बहुत ज़्यादा खून बहा का सामना करना पड़ सकता था। पाकिस्तान ने तो कभी भी, पाकिस्तान की अस्करी क़यादत ने, पाक फ़ौज के हर नौजवान ने, बल्कि एक इंडिविजुअल ने, एक सिटीज़न ने भी कभी भी इस धरती माँ के लिए अपना खून देने से गुरेज़ा नहीं किया, इनकार नहीं किया। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि दिस इज़ अ टाइम व्हेन वी नीड टू मूव फॉर द नेगोशिएशन, कंसिलिएशन एंड आर्बिट्रेशन। चूँकि जब तक हम टेबल पे नहीं बैठेंगे, इनके साथ मुज़ाकरात नहीं करेंगे और उनके मुतालबात नहीं सुनेंगे, तब तक ये मसला जूँ का त्यों ही खड़ा रहेगा, डेडलॉक का सामना करना पड़ेगा और पाकिस्तान को मज़ीद जो है वो जानों का नज़राना पेश करना पड़ सकता है। लिहाज़ा ये जो सिनेरियो है, स्पेशली जो मौजूदा रिसेंट डेवलपमेंट है इस हवाले से, उसमें पाकिस्तान का बड़ा ज़बरदस्त किरदार रहा है। लेकिन वही बात जो आपने की कि गुज़िश्ता रोज़ जो इजलास था, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान मस्ट बी द पार्ट ऑफ दैट स्पेसिफिक सेशन,
और उनको आगे कौम को भी एजुकेट करना चाहिएगा, हिज़्ब इख्तिलाफ की पॉलिसीज़ को भी अपने एतमाद में लेना चाहिए था। और जितने भी इश्यूज़ थे दैट मस्ट बी रिज़ॉल्व्ड थ्रू द डिबेट। ओपन हाउसेस में डिबेट कराएँ, पार्लियामेंट आप खुद कहते थे एक मुक़द्दस ऐवान है, तो पार्लियामेंट के अंदर ये चीज़ें लाएँ, अवाम को भी शऊर दें, हिज़्ब इख्तिलाफ के इस हवाले से जो रिज़र्वेशंस हैं, जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उसको भी दूर करें और पूरा एक कौमी एजेंडे के तौर पे, ये नेशनल इश्यूज़ के तौर पे, नेशनल स्टैक्स के तौर पे इसको लेकर चलें। बिल्कुल, ये जिस तरह आपने कहा है कि जो अपोजिशन की जो जमातें हैं उन्हें भी एतमाद में लेना बड़ा ज़रूरी है। मगर फिर वही नुकता कि हम शायद माज़ी से सीख नहीं पाते। अभी भी अपोजिशन जो है वो ये मुतालबा कर रही है कि ठीक है, आप अगर मुज़ाकरात कर रहे हैं, हमें इजलास में उस हवाले से पूरी जो नुकात हैं वो उन्हें हमारे सामने नहीं रखे गए, हमें उस तरह से ब्रीफ़ नहीं किया गया। कम से कम आप इन तमाम अमूर को पार्लिमान में लेकर आएँ, बहस करवाएँ अरकान की, और फिर देख लेते हैं। कौमी सलामती का मसला है, कोई एक पार्टी इसमें स्टेक होल्डर नहीं बल्कि तमाम मुल्क की जो सियासी जो जमातें हैं वो स्टेक होल्डर्स हैं। बहस होनी चाहिए। आप क्या कहते हैं कि अपोजिशन के ये जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो दुरुस्त हैं या नहीं है? बिल्कुल दुरुस्त तहफ़्फ़ुज़ात है। देखिए, किसी भी डेमोक्रेटिक स्टेट के अंदर या पॉलिटिकल कल्चर के अंदर जहाँ पे गवर्नमेंट के स्टेक्स हैं, जहाँ पे गवर्नमेंट की रिट है, एट द सेम टाइम अपोज़िशन के बगैर कोई भी डेमोक्रेटिक कल्चर जो है वो फ्लरिश नहीं कर सकता। चूँकि अपोज़िशन का एक बड़ा कंस्ट्रक्टिव किरदार है, जो बदकिस्मती से पाकिस्तान के अंदर गुज़िश्ता कई दहाइयों से बड़ा एक डिस्ट्रक्टिव और डेट्रीमेंटल रहा है, एट द सेम टाइम ड्रेडफुल भी किरदार उनका नज़र आता रहा है। लेकिन अपोजिशन के बगैर अगर आप अपोजिशन को निकाल दें तो ये दिस इज टेंस अमाउंट टू गिवन द आर्बिट्ररी पावर्स टू द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। आप हुँ, किसी को एक बतौर आमर की तौर पे या इक़्तिदार कुल जिसे आप बोलते हैं इन द लीगल लैंग्वेज वो समाने के मुतरादिफ हो जाएगी चीज़ें। तो लिहाजा अपोजिशन मौजूद है, आप उनकी भी बातें सुने। ओपन हाउस डिबेट के अंदर जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको दूर करने की ज़रूरत है। आपका आइन जो है इस चीज़ की गमाज़ी करता है, आपका लॉ इस चीज़ के बारे में इसकी अक्कासी करता है, तो एट द सेम टाइम जहाँ पे गवर्नमेंट के अपने तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं, जिनको वो डिबेट के थ्रू काबीना के अंदर अपना एजेंडा पेश करके उस पे डिस्कशन करती है, एट द सेम टाइम जो इश्यूज़ जो कि नेशनल इश्यूज़ हैं, उसके ऊपर जब तक आप अपोज़िशन के पॉइंट्स को ज़ेर बहस नहीं लाएँगे, उनके हुँ। तहफ़्फ़ुज़ात को दूर नहीं करेंगे, तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान जैसी रियासत जिसको आप हमेशा प्राइम मिनिस्टर बात करते हैं कि हमने अपनी डेमोक्रेटिक नॉर्म्स को स्ट्रेंथन करना है, यूके की तरह एस्टेब्लिश करना है, तो ये तब तक नहीं हो सकती बदकिस्मती से जब तक आप अपने अपोनेंट पॉलिटिकल क्वार्टर्स की बात को सुनेंगे नहीं और उनके तहफ़्फ़ुज़ात को दूर नहीं करेंगे। और स्पेशली जो नेशनल स्टेक्स हैं, नेशनल इश्यूज़ हैं, इसके ऊपर तो ज़रूर उनकी जो बातें हैं, जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं या उनके जो पॉइंट्स हैं दैट मस्ट बी कंसिडर्ड। अच्छा वकास, मैं यहाँ पर ये भी आपका तज्ज़िया इसके ऊपर लेना चाहूँगा कि जिस तरह हमने देखा कि जो इस तरह की जो जिहादी जो जमातें बन जाती हैं, टीटीपी हो, अगर हम टीएलपी को इससे थोड़ा सा मुख्तलिफ एंगल से देखें, मगर उसी तरह की जो रविश हमें एक तरह से नज़र तो आई है। लेकिन अगर टीटीपी और टीएलपी की अगर हम बात करें, कौमी धारे में लाने की अगर बातें की जाती हैं रियासत पाकिस्तान की जानिब से ताकि मुल्क के अंदर अमन हो, आपको क्या लगता है, आपका तज्ज़िया क्या कहता है कि ऐसी जो जमातें होती हैं या ऐसे जो ग्रुप्स होते हैं, ये तो नज़रियाती तौर पर इनके जो सपोर्टर्स होते हैं, इनके जो हामी होते हैं, वो एक ख़ास नुक्ते के ऊपर इनके साथ यकजा होते हैं। अगर ये मुआहदे ऐसा कर लें जिसके अंदर उन नुकात की तक़वियत ना होती हो, तो फिर आपको नहीं लगता कि ये ज़्यादा देर मुआहदे के ऊपर अमल पैरा नहीं रहते? यही वजह होती है कि बहुत सारे टीटीपी के साथ जो मुआहदे हुए हैं ये निकल जाते हैं। नज़रियाती तौर पर इन्होंने अपने हामियों को भी साथ लेकर चलना होता है क्योंकि वही इनकी ताकत होती है। ये मुआहदे आपकी नज़र में क्या यही वजह है कि इसीलिए इतनी देर पा तक ये नहीं रह पाते? बिल्कुल यही वजह है। और सेकंडली जो टीएलवी के मामले में जो गवर्नमेंट की रिट थी, आई मस्ट से दैट वाज़ अ वेरी फीबल, दैट वाज़ वेरी वीक। चूँकि गवर्नमेंट मस्ट इन्फोर्स इस रिट, चूँकि जो आइन, कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ गवर्नमेंट की रिट की बात करता है। जो रियासत है रज़ा, मैं ये समझता हूँ कि अगर आप अरस्तू, अफ़लातून, क्लार्क, बुकरात जितने भी हमारे पॉलिटिकल साइंस को समझने वाले जितने भी फिलोसफर्स थे जिन्होंने रियासत की बात की, रिट की स्टेट की बात की, वो समझते हैं कि रियासत एक बड़ी मजबूत चीज़ है, एक बड़ी ताकतवर और एक बड़ी पावरफुल चीज़ है। और ये जितने भी प्रेशर्स ग्रुप हैं जो रियासत की रिट को चैलेंज करते हैं, इसको क्रश करने की कोशिश करते हैं, रियासत इतनी पावरफुल चीज़ है कि वो इन लोगों की आँखों में आँखें डालकर ये इनकी आँखें निकालने की भी अहलियत और सलाहियत रखती है, कॉन्स्टिट्यूशन लीगली स्पीकिंग। चूँकि इससे पहले भी बारहा ये लोग सड़कों पे आए,
खून भी बहाया गया, सिक्योरिटी एजेंसीज़ के लोगों को भी हरासा भी किया गया, उनको मारा भी गया, उनको वो जाँ-भाग भी हुए। तो मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पे गवर्नमेंट को बड़ी सीरियसली इन इश्यूज़ को टेक अप करने की ज़रूरत है। जो भी इनके साथ मुज़ाकरात किए, जो समरी सर्कुलेट हुई गुज़िश्ता रोज़, फिर इससे पहले भी जितने इनके मामला थे, इन द वेरी बिगिनिंग ऑफ ऑल दीज़ नेगोशिएशन मैं तो उस वक़्त भी इस चीज़ का हामी था कि जब कॉन्स्टिट्यूशनली आर्टिकल 17 के तहत इन्होंने इसको पॉलिटिकल पार्टी को बैन किया, फिर शेर रशीद साहब से ये मीडिया जितने भी आपके एंकर्स थे या रिपोर्टर्स थे, वो क्वेश्चंस भी अराइज़ करते रहे कि आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने कब ये रेफरेंस ले गई ताकि सुप्रीम कोर्ट भी क्यों हतमा राय है, तो उस वक़्त भी इनकी तरफ से जो है वो सुस्त रवि का मुज़ाहरा किया गया। सेकंडली पहले भी पाकिस्तान के अंदर 2 ऐसी पॉलिटिकल इस्लामी जमातें थी, जिस तरह आपने टीटीपी की बात की या टीएलपी को कौमी धारा में शामिल करने की बात की। 1960 की दिहाई में जमात इस्लामी के ऊपर भी बैन लगा, फिर प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के थ्रू उस बैन को रिमूव कर दिया गया। इसी तरह 70 की दिहाई के अंदर भी अवामी नेशनल पार्टी के ऊपर भी बैन इम्पोज़ किया गया, रिस्ट्रिक्शंस इम्पोर्ट की गई, लीगल कंस्ट्रेंट्स लगाई गई, लेटर ऑन फिर वो उसको पॉलिटिकल धारे के अंदर शामिल कर लिया गया। जहाँ तक टीएलपी की बात है, तो मैं ये समझता हूँ कि अब दे आर गोइंग टू बी एंटर्ड इनटू द पॉलिटिकल सिनेरियो। इससे पहले भी इनका बड़ा एक इफेक्टिव रोल रहा है, लेकिन कोई भी पार्टी जो कि जारजियत के साथ, जो कि जबर के साथ अपने नज़रिए को या प्रोस्पेक्टिव को इन्फोर्स करने की कोशिश करे, मैं ये समझता हूँ कि वहाँ पे गवर्नमेंट को अपनी रिट इन्फोर्स करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर कल को ना इसी तरह नून लीग जो है वो सड़कों पे निकल आती है, रोड्स जो है वो खोद देती है, वो सड़कें बंद कर देती है, लोगों का जीना मुहाल कर देती है, तो क्या वो ये मुतालबा इस गवर्नमेंट के सामने रखे कि आप नवाज शरीफ साहब को बहाल कर दें? इज़ इट पॉसिबल कि आप हुँ। किसी भी प्रेशर ग्रुप को जो कि इल्लीगल, इलेजिटिमेट पर्पसेस और ऑब्जेक्टिव्स को लेकर सड़कों पर निकल आए, सड़कें खोदे और आप उनके मुतालबात मान लें? मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पे गवर्नमेंट को अपनी रिट एनफोर्स करने की ज़रूरत है। जो स्टेट है, जो रियासत है, जहाँ पे उसका वो माँ किरदार एक माँ की तरह है, वहाँ पे एक बाप की तरह भी है। जहाँ पे हुँ। उसको मरम्मत करने की ज़रूरत पड़ती है, वो मरम्मत भी करती है और जहाँ पे रियासत के शहरियों के हकूक की जंग लड़ने की बात है, वहाँ पे फिर जाती मफादात को पस-ए-पुश डालकर वसीतर मुल्की मफाद की खातिर सोचा हुँ। जाता है। अच्छा वकास, यहाँ पर ये भी बताइएगा, जब हम ऐसी तंजीमों के साथ या ऐसे ग्रोहों के साथ हम बैठने की बात करते हैं, कौमी धारे में उनको शामिल करने की बात करते हैं, और ऐसी सूरत हाल में जब हम ऑलरेडी फैटफ की एक ग्रे लिस्ट के अंदर भी मौजूद हैं, तो फिर बैनुल अक़वामी दुनिया हमारे इन इक़दामात को कैसे देखेगी? देखिए, जो फेटफ की जहाँ तक बात है, वो 27 नकात में से पाकिस्तान ने तो 26 नकात के अंदर बड़ी एक प्रॉपर अप्रोप्रिएट लेजिस्लेशन की। दैट इज़ अप टू द सैटिस्फैक्शन ऑफ फेटफ। चूँकि उसमें एक ही जो नुकता था वो रहता है, उसी वजह से पाकिस्तान को फरवरी तक ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया। अगर ये जो वकास, ये इंटरनल हमारे इश्यूज़ हैं, फ़ैटफ के स्पेशली हवाले से तफसीली मैं आपका कमेंट्स लूँगा, मगर यहाँ नाज़रीन वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद नाज़रीन प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे, और हम बात कर रहे थे कि टीटीपी के हवाले से हुकूमत पाकिस्तान और रियासत पाकिस्तान की जानिब से एक अहम स्टेटमेंट सामने आई है कि मुज़ाकरात चल रहे हैं। वकास साहब, ये वही ब्रेक में जाने से पहले जो हमारी बात हो रही थी कि फ़ैटफ के हवाले से जब हम ऐसे ग्रोहों के साथ बैठते हैं, तो फ़ैटफ और बैनुल अक़वामी दुनिया हमारे इन इक़दामात को कैसे देखती है? देखिए रज़ा, मैं इससे पहले भी ये चीज़ आपकी गोशगुज़ार कर चुका हूँ कि पाकिस्तान ने जो 27 पॉइंट्स उसमें 26 पे लेजिस्लेशन भी कर ली। उसके बाद भी पाकिस्तान को ग्रेड लिस्ट में लेना, दिस इज़ वेरी बैफलिंग एंड बिल्डिंग फॉर मी टू अंडरस्टैंड बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ लॉ कि आप इसके अलावा अफ़गानिस्तान है, बड़ी दुनिया एशियन कंट्रीज़ हैं, उनको आपने ग्रेड लिस्ट से हटा दिया। लेकिन हुँ। पाकिस्तान स्टिल ऑन द ग्रेड लिस्ट के पाकिस्तान जो लेजिस्लेशन आपने की थी, जो पॉइंट्स बताए थे, वो भी पाकिस्तान कर रहा है। उसके बावजूद अगर ये सारा सिनेरियो जो आपने बात की स्पेसिफिकली जिसकी तरफ इंडिकेशन की, पाकिस्तान इनको कौमी धारे में शामिल करता है, वो टीएलपी को भी करता है, टीटीपी को भी करता है। अल्टीमेटली ये चीज़ें सारी इम्पैक्ट करेंगी जो फेटफ की तरफ से हमें लेजिस्लेशन करने के लिए कहा गया था, या हुँ। जिन चीज़ों को पाकिस्तान के अंदर एस्टैब्लिश या रेडिकेट करने की बात की गई थी, ये चीज़ें इम्पैक्ट करेंगी और पाकिस्तान शायद फिर जो फरवरी तक ग्रे लिस्ट में था, वो फरवरी से बढ़ाकर पाकिस्तान का टाइम स्पैन जो है, वो मज़ीद एनहांस कर दिया जाए। तो ये इंटरनेशनली पाकिस्तान की सारी जो चीज़ें हैं, पाकिस्तान की इमेज को स्पॉइल करती हैं, जो पाकिस्तान की एक पॉज़िटिव पिक्चर पोर्ट्रेट करने की हम कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान पीस एंड प्रॉस्पेरिटी का दाई है, पाकिस्तान पीस एंड प्रॉस्पेरिटी को प्रमोट करने की बात करते हैं। तो ये जितनी भी जमातें हैं, जो कि ऐसे नज़रियात को सोसाइटी में प्रोमulgate करती हैं, ये जारजियत पसंद हैं, ये अग्रेसिव अप्रोच के साथ जो कि ज़ुल्म और जबर को प्रमोट करती है। लेकिन अगर जब हम इन लोगों से बात करते हैं, ख़ास तौर पे टीएलपी से,
तो इनका एक बड़ा सादा सा मौक़िफ़ है कि हम लोग तो बिल्कुल ना तशद्दुद करते हैं, ना जबर करते हैं, ना ज़ुल्म करते हैं, बल्कि हमारी सफ़ों में ही कुछ ऐसे जो है वो इंतहा पसंद लोग शामिल हो जाते हैं, जो जानबूझ के तोड़-फोड़ करते हैं, जो जानबूझ के जो हमारा कौमी इम्लाक है उसको नुकसान पहुँचाते हैं, सिक्योरिटी एजेंसीज़ के लोगों को नुकसान पहुँचाते हैं। तो जो भी ये सारा सिनेरियो, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये सारी चीज़ें जो पाकिस्तान का इंटरनेशनली एक नेगेटिव पोर्ट्रेट है, वो उसको प्रेज़ेंट करती हैं। अच्छा वकास, प्रोग्राम में तीसरे और आखिरी मौजू की जानिब बढ़ेंगे और हमने ये देखा कि जब ये कौमी सलामती कमेटी का अहम इजलास होता है उसके बाद बिलावल भुट्टो और अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के माबैन भी एक अहम मुलाकात भी होती है जिसमें ये इतफाक़ किया जाता है कि मुश्तरका तौर पर जो काविशें हैं वो जारी रखेंगे, हुकूमत के मुखालिफ जो तहरीक है हम वो जारी रखेंगे और हुकूमत को टफ़ टाइम देंगे। महंगाई के हवाले से वह नुकता था, सर फहरिस्त था। आपको लगता है कि मौजूदा अपोजिशन अपने बारहा दावों के बावजूद अब ऐसी हिकमत अमली उनके पास आ गई है कि वो वाक़ई हुकूमत को टफ़ टाइम देंगे? देखिए, जहाँ तक महँगाई की बात है, तो मैं अपने शहर की शायर की एक बात आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा कि जिसने जी, कहा जी। था कि होता होता गम में गिरफ्तार हो गया, गोशा नशी था मैं रोने के बाज़ार हो गया, 2 गज़ ज़मीं मिल ही गई मुझ गरीब को, मरने के बाद मैं भी ज़मींदार हो गया। देखिए, हुँ। ये जो महँगाई की लहर है पाकिस्तान के अंदर, इसने गरीब इंसान की ज़िंदगी को दोबर कर दिया है। और यही वो प्राइम मिनिस्टर थे जब 126 दिन के तवील तरीन धरने में खड़े होके ये बातें करते थे कि अगर डॉलर की कीमतें बढ़ती हैं, ऑयल प्राइसिंग बढ़ती है, एशिया खुर्दनोश की कीमतों में इज़ाफ़ा होता है, तो हुक्मरान वक़्त डाकू है, चोर है, लुटेरा है, पैसे उसकी जेबों में जाते हैं। तो जो आपने बात की कि अपोज़िशन जो है, वो एक लाहेअमल तरतीब देने जा रही है, मैं समझता हूँ कि ये हुकूमत अपोज़िशन के प्रेशर से, उनकी पॉलिसीज़ के, उनके नैरेटिव से नहीं गिरेगी, लेकिन ये हुकूमत अपने बोझ से आप गिर जाएगी। इनकी जो पॉलिसीज़ हैं, उसके अंदर कोई कंज़ेक्टिव अप्रोच ही नज़र नहीं आती। हमेशा ये चीज़ कही भी जाती है और मानी भी जाती है कि जब तक आप चीज़ों की प्रॉपर प्लानिंग नहीं करते, क्योंकि प्लानिंग इज़ एसेंशियल फॉर फाइंडिंग अराइवल टू डेस्टिनेशन अनटिल अनलेस यू डू नॉट प्लान, यू कैन नेवर परफॉर्म देम। प्लान टू फेल, फेल टू प्लान, मीनिंग देयर बाय कि आपके पास कोई एक लाहे-अमल नहीं था, लाइन ऑफ एक्शन नहीं था, प्लानिंग नहीं थी। चाहे आपके एफबीआर से रिलेटेड लोग थे, 4-4 5-5 दफ़ा उनको तब्दील कर दिया गया, जो आपकी इकोनॉमी की पॉलिसी थी, जो महँगाई से रिलेटेड इश्यूज़ से, इन्फ्लेशन से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ मुकम्मल तौर पे नाकाम नज़र आई है पाकिस्तान की अवाम को जो सस्ती चीज़ें डिलीवर करने में। और जितनी भी सब्सिडी दी जाती है, मैं ये समझता हूँ ये कौम है, ये कोई आप ज़ुकात फंड से इनको चीज़ें नहीं दे रहे। गवर्नमेंट की ये लायबिलिटी है, ज़िम्मेदारियाँ हैं इनका आर्टिकल 37 और 38 के तहत कि आप प्रोपोर्शनेट प्राइसेज़ के अंदर अशिया खुद-नोश की कीमतों की रसाई अवाम की दहलीज तक आसानी से फराहम करें। लेकिन ये आप बातें करते हैं चाँद-सितारे तोड़ने की, आप बातें करते हैं अवाम को डिलीवरेंस की, लेकिन अगर आपकी ना हकीकत को मद्देनज़र रखा जाए, तो पाकिस्तान की गरीब अवाम का जीना तो क्या मरना भी दोबर है, कि मरने के लिए भी उसे 15 से 20 हज़ार की ज़रूरत है, जिसके बगैर चाहे उसकी तदफ़ीन के भी जो हुँ। मामलात हैं, वो भी सरअंजाम नहीं पा सकते। तो लिहाज़ा इतना महँगा तरीन दौर जिसमें पाकिस्तान की अवाम रहती है, इसमें अपोज़िशन चाहे वो शहबाज शरीफ हो, चाहे वो बिलावल अच्छा भुट्टो वकास, हो, उनको आपको यहाँ पर किसी ये किस्म लगता की है कि अपोजिशन मिलकर ऐसी कोई हिकमत अमली बनाने जा रही है कि पंजाब में जो पीपल्स पार्टी का मुतालबा था कि हम तहरीक अदम एतमाद लेकर आएंगे, बुज़दार सरकार को गिराएंगे, आपको लगता है कि ऐसा होता हुआ नज़र आ रहा है? मेरे ख्याल में ये जितने भी टैक्टिक्स हैं, ये जितनी भी ट्रिक्स हैं, ये गवर्नमेंट को डिमोरलाइज़ करने के लिए या उनका कॉन्फिडेंस शैटर करने के लिए है। चूँकि कभी भी ये पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट या नून लीग की गवर्नमेंट ये नहीं चाहेगी, तो इतने मुश्किल तरीन मामलात के अंदर या इतने मुश्किल तरीन हालात के अंदर पंजाब का कोई सेटअप जो है वो टेक अप करें या तरीके-ए-दम एतमाद लेकर आएँ या नए इलेक्शंस की तरफ जाएँ। अगर इलेक्शन होगा तो जनरल इलेक्शंस होंगे और पूरे मुल्क के अंदर वो नेशनल असेंबली के भी होंगे, वो सूबाई असेंबलियों के भी होंगे। लेकिन जहाँ तक मेरी पॉलिटिकल विज़डम है उसके मुताबिक मैं ये समझता हूँ कि अभी अगर नून लीग या पीपल्स पार्टी पंजाब के अंदर आती हैं और इस मुश्किल तरीन अहदाफ के साथ वो आगे बढ़ते हैं, तो ये उनकी क्रेडिबिलिटी को भी शेक करेगा। ये उनकी क्रेडिबिलिटी को भी इम्पैक्ट करेंगी चीज़ें, चूँकि इतने मुश्किल तरीन हालात के अंदर किसी शख्स को भी आप लेकर आएँ, वो डिलीवर करे, जबकि आपकी वफ़ाक के अंदर पीटीआई की गवर्नमेंट हो और नीचे आप पंजाब में नून लीग को दे दें, चाहे वो पीपल्स पार्टी को दे दें या किसी भी जमात को दे दें, दिस वुड बी वेरी हार्ड नट टू क्रैक, दिस इज़ जस्ट लाइक टू मेक अ ब्रिक्स विदाउट स्ट्रॉ।
जो कि इनके बस की बात नहीं है। जब जो भी जमात अपनी गवर्नमेंट बनाएगी, वो अगर वफाक में बनाती है, एट द सेम टाइम वो प्रोविंशियल लेवल पे बनाती है, अच्छा दैट वकास, वुड बी आखिर मोर में आखिर फ्रूटफुल। में मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि सियालकोट एक ऐसा शहर है, पंजाब का एक गढ़ भी समझा जाता है। मुस्लिम लीग नून उसको अपना गढ़ कहती है, पीटीआई अपना गढ़ कहती है। हालिया कारकर्दगी के तनाजुर में 3 साला पीटीआई के, आपको क्या लगता है कि अब सियालकोट की जो आवाम है वो खुश नज़र आती है पीटीआई की कारकर्दगी से? देखिए, सियालकोट की जहाँ तक बात है, मैं आई एम रियली थैंकफुल टू यू कि आपने सियालकोट की बात की, क्योंकि सियालकोट में गुज़िश्ता 6 महीने से यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क हो रहा है, उसकी वजह से पूरे सियालकोट का जो ट्रैफिक सिस्टम है, वो दरम-बरम नज़र आ रहा है। हम्म। वज़ीर आला पंजाब ने अपने गुज़िश्ता जो उनका टूर था, यहाँ पे विज़िट था सियालकोट में, उसमें 7 से 8 इंतज़ामी अफ़सरान को बरतरफ कर दिया और उन्होंने ये बॉदर ही नहीं किया 1 डेढ़ माह के वो किसी भी दूसरे शख्स को उसकी जगह तैनात कर सकें। बिल्कुल और ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। वकास साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।